मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। पहले श्रीलंका, इसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। युवा विद्रोह यानी युवकों के द्वारा सड़कों पर आ जाना, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं, पॉलिटिकल क्लास के ऊपर हमला, ये सब कुछ नेपाल में घटित हुआ है। बांग्लादेश में भी मोटे तौर पर ऐसा ही हुआ था, लेकिन बांग्लादेश में एक दल विशेष के विरुद्ध यानी अवामी लीग के विरुद्ध और उसकी सरकार के विरुद्ध युवक सड़कों पर आए थे, जिसको हम जेन जी कह सकते हैं। नेपाल में यह जेन जी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले अब तक जो खबरें आई हैं और स्थिति कहते हैं बड़ी फ्लूइड है, स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। हो सकता है कि कल दूसरी खबर इस खबर में जुड़ जाए, लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे जो कुछ हमें ज्ञात है समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वहाँ हुआ क्या, क्यों हुआ, और फिर हम दो सवालों पर चर्चा करेंगे जो नेपाल की इस घटना से सवाल उपजे हैं। पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी हुआ उसे समझा जाए थोड़ा। ये कहा जा रहा है कि एक गहरा असंतोष युवकों में व्याप्त था। वह गहरा असंतोष था नेपोटिज्म को लेकर के, यानी भाई भतीजावाद को लेकर के, पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ। दूसरा था बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त वहां पे है। तीसरा कहा जा रहा भ्रष्टाचार, जो पॉलिटिकल क्लास है उसका भ्रष्टाचार। और इसके वजह से जो नेपाल की जनता है, आम जनता, वो त्राही त्राही कर रही थी। जो रूलिंग पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और नेपाली कांग्रेस, इसकी सरकार को कहते हैं किसी की जानकारी थी अथवा नहीं थी, लेकिन वे लोग चैन से थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो ताजा हाल घटनाक्रम यह हुआ कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। हालांकि बैन अगस्त 28 के आसपास हुआ, लेकिन इसकी कहानी 2023 से शुरू होती है। एक कानून बनाया गया कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वे सरकार के पास, जो उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कहते हैं कि टिकटॉक को छोड़कर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया, कुछ लोग गए होंगे, कि जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको बैन कर दीजिए, उन्हें नेपाल में चलने नहीं दीजिए। युवकों का कहना कुछ दूसरा है। युवा विद्रोह करने में सड़क पर आए, उनका कहना कुछ दूसरा है। उनका कहना यह है कि जो नेपोटिज्म चल रहा था, जो भाई भतीजावाद चल रहा था, और जो रूलिंग क्लास था, जो बारी बारी से सत्ता में आता था, 3 तो प्रधानमंत्री सत्ता में बार बार आते थे, एक केपी शर्मा ओली, दूसरे प्रचंड, कमल दाहाल प्रचंड, तीसरे शेर बहादुर देउबा, 3 अलग अलग पार्टियों के लोग थे। इन्हीं के बीच में संविधान बनने के बाद से मोटे तौर पर बीच में का इंटरल्यूड होता होगा, सत्ता आती रहती थी, जाती रहती थी। तो ये जो क्लास था, इसमें भाई भतीजावाद का बोलबाला था। इसके मंत्री थे, जो इससे लाभ उठाने वाले लोग थे। और सोशल मीडिया पर एक कहते हैं कि निपो किड्स करके हैशटैग से बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। जो बच्चे हैं इन लोगों के, ये जो नेताओं के बच्चे हैं, जो पॉलिटिकल क्लास के बच्चे हैं, उनके द्वारा जो अनाप शनाप खर्चा किया जाता था, बड़ी बड़ी पार्टियां की जाती थी, शादी भी शानदार होती थी, महंगे स्कूलों में पढ़ते थे, महंगी गाड़ियों पर चला करते थे, विदेश जाया करते थे, जबकि आम जो नेपालीज युवक था उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। यहाँ तक कि उन्हें नौकरी की तलाश में यूक्रेन रशिया युद्ध तक में जाना पड़ा था। कई लोग वहाँ मारे गए, और ये सारी खबरें सोशल मीडिया में आती हैं। सरकार का मानना था कि चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, इसलिए बैन किया गया।
और युवकों का मानना था कि इसीलिए बैन किया गया क्योंकि उनके माध्यम से सरकार के इस भ्रष्टाचार के मामले को, भाई भतीजावाद के मामले को प्रकाश में लाया जा रहा है, छोटे छोटे वीडियो बना करके डाले जा रहे हैं, इसलिए सरकार उसे बैन कर रही है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मामला यह था कि नेपाल के बहुसंख्यक आबादी में से लगभग 8% लोग विभिन्न कारणों से विदेशों में हैं। कुछ सामान्य तरह का काम करते हैं, कुछ बड़े पदों पर काम करते होंगे। 8% आबादी के बारे में बताया जाता है। हालांकि एक रिपोर्ट आई है कि लगभग 20% लोग बाहर रहते हैं। अब जो भी है, यानी जो लोग नेपाल के बाहर रहते हैं कामकाज की तलाश में या अन्य कारणों से, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से वे अपने देश से जुड़े रहते थे। वे भी कहते हैं कि जो बहुत सारे व्यापारी थे उनका व्यापार भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जो पेमेंट सिस्टम होता है उसके माध्यम से चला करता था। तो जब ये बैन कर दिया गया तो इन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ। जो लोग विदेशों में रहते वे अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे, जो घर वाले उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा था। तो अचानक गुस्सा फूटा। अब जो भी इसके कारण हो, गुस्सा फूटा और नौजवान 8 सितंबर को सड़कों पर उतरा, और सड़कों पर ऐसा उतरा कि उसने संसद को फूंक दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट को फूंक दिया, यानी हिंसा रागजनी घटनाएं शुरू हुई, संसद पर हमला हुआ। वहां पुलिस तैनात की गई, जिसको प्रहरी कहा जाता है, और स्वाभाविक सी बात है कि विधि व्यवस्था की समस्या जब उत्पन्न होगी, गोली भी चली, और गोली चली तो 19 लड़के मौकाए वारदात पे मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। अब तो खबर आ रही कि 30 लोग मर गए उस गोली चालन में, और 500 के आसपास लोग घायल होकर के अस्पतालों में भरे हुए हैं। काठमांडू के अस्पताल इन घायलों के कराहों से गूंज रहे होंगे दुर्भाग्यवश। और इस फायरिंग के वजह से नेपाल उबल पड़ा। कहते हैं कि इस फायरिंग के बाद जो घटनाएं और तीव्र होने लगी, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, वो इस्तीफा उनको समर्पित करना पड़ा। और यही नहीं, फौज के हेलीकॉप्टर में वे काठमांडू से निकाल लिए गए या भाग गए, जो भी स्थिति रही हो। कहाँ पे हैं कोई जानकारी अभी तक पुष्ट खबरों में नहीं आया हुआ। लेकिन ये खबर फैली और आग की तरह से फैली कि बच्चे मारे गए हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल यूनिफॉर्म में आए हुए थे। जेन जी के नाम से ये आंदोलन पहले दिन शुरू 8 सितंबर को, लेकिन अगले दिन तो और बड़ी हिंसा पनप गई। संसद तो फूंक ही दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में तो आग लगा ही दी गई थी। इसके बाद तो जो पॉलिटिकल क्लास है, जो मंत्रीगण हैं, उनके घरों में आग लगानी शुरू की गई माफ के द्वारा। और ये भी कहते हैं कि जो जेनजी है उसने बहुत सारे ऐसी बातें प्रकाश में लाई हैं कि बहुत सारे लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, हिंसक तत्व इन्फिल्ट्रेट कर गए, जिनमें से कहा जाता है कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्तमान संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान संविधान एक समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पोषक है और वे राजशाही स्थापित करना चाहते हैं। कुछ लोग वहाँ पे एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में, जो कि पहले हिंदू राष्ट्र के रूप में था नेपाल, जो आज की तारीख में इस नए संविधान के आने के बाद नहीं रहा, तो वे पुनः स्थापित करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। और इन तत्वों ने वाही तबाही मचाई, न केवल मंत्रियों के घरों को जलाया, बहुत सारे मंत्रियों पर हमले हुए, जिसे कहते हैं लिंच मॉब। कहते हैं वहाँ वित्त मंत्री को दौड़ा करके पब्लिक व्यू में पीटा गया और वो मरते मरते बचे। एक पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में जब आग लगाई गई, उनकी पत्नी के बारे में पहले खबर आई थी कि वो मर गई उस आगजनी के कारण। अब आएगा अस्पताल में क्रिटिकल अवस्था में है। और बहुत सारे दूसरे मंत्रियों को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, पीटा गया। और आज की तारीख में कहते हैं सारे मंत्रियों को सेना ने बचा के अज्ञात जगहों पर रखा हुआ है। लेकिन इस 2 दिन के घटनाक्रम के बाद नेपाल में मोटे तौर पर ऐसी शांति आई कि तीसरे दिन वही जो नई पीढ़ी है, जिसको नई पीढ़ी
जेन जी के रूप में कहा जाता है अंग्रेजी में, उसने जो मलबा सड़कों पर फैला था उस मलबे को हटाना शुरू किया। और इस घटनाक्रम के बाद जो वहाँ की फौज का सेनापति कहते हैं, वहाँ कमांडर इन चीफ, वहाँ जो मुख्य सचिव हैं, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ मुख्य सचिव ही कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, वे जो प्रहरी हैं, सेना के जो प्रहरी हैं, उनके जो चीफ हैं, आईजी हैं और डीजी रैंक के जो भी लोग होंगे जो चीफ हैं, उन सभी लोगों ने मिल करके यानी सैनिक, असैनिक यानी सिविल, इस तरह के की जो टॉप लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने शांति की अपील की। और अब कहते हैं कि फौज ने चीज़ें अपने नियंत्रण में ले रखी, हालांकि राष्ट्रपति हैं, और अब कोशिश की जा रही है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लेकिन जो सवाल पैदा होते हैं मित्रों, इस पर मैं चर्चा करना चाहता था, वो दो तरह के सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो है कि क्या पॉलिटिकल क्लास को अब ये सोचना चाहिए, और न केवल नेपाल में, सारी दुनिया में, कि अगर जनता में संतोष है और संतोष का निराकरण नहीं हो पा रहा है और वे बैठे हुए हैं कि संतोष नहीं होगा, हो सकता है, उसका प्रकटीकरण जिस रूप में हुआ, इसका दोष क्या पॉलिटिकल क्लास का नहीं है? और दूसरा सवाल है कि क्या इन घटनाओं के कारण नेपाल में जो समावेशी जनतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई थी, उस पर खतरा है? पहले सवाल को लेते हैं। मैं मानता हूं कि पूरा दोष उस पॉलिटिकल क्लास का है जिसका एक बड़ा बढ़िया इतिहास रहा है, कहा जा सकता है कि जिसका चमकदार इतिहास रहा है। नेपाली कांग्रेस ने राणाशाही के खिलाफ युद्ध लड़ा था जनतंत्र के लिए, उसमें आम जनता ने भाग लिया था। कहते हैं कि भारतवर्ष में भी हमारे बड़े नेता थे समाजवादी आंदोलन के, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, इस तरह के नेताओं ने भी उनको सहयोग दिया था और वे भारत में आकर के उनको पनाह मिलती थी। तो उसका भी एक चेकर्ड कैरियर है, चेकर्ड इतिहास है, चमकदार इतिहास है। कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के रूप में, यूएमएल यानी यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के रूप में वहाँ मशहूर हुई, उसके लोगों ने, उसके पूर्वजों ने कहा जाए, पुरखों ने उस पार्टी के काफ़ी लड़ाई लड़ी राणाशाही के खिलाफ और राजा के खिलाफ, और उस लड़ाई में काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी गई। और अभी जो प्रचंड और बाबूराम भट्टराई की पार्टी, जिसको माओवादी कहते हैं, कम्युनिस्ट माओवादी कहा जाता है, सीपीएन माओवादी, उन्होंने तो बाकायदा सशस्त्र क्रांति की, इसमें कह सकते हो नई पीढ़ी जेन जी के लोगों ने भाग लिया था। बाकायदा फौज के साथ पीस बैटल्स हुआ, और वह था कि वहाँ पे एक जनतंत्र, समावेशी जनतंत्र की स्थापना हो, और जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, चाहे पहाड़ का हो, चाहे जनजाति हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, सबकी भागीदारी हो और सबके लिए नेपाल का विकास हो। तो क्या इस प्रकार से जो चमकदार इतिहास रहा इन पार्टियों का, उन्होंने इसे खत्म कर दिया भाई भतीजावाद के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में? वो भूल गए कि जनता के लिए लड़े थे, वो भूल गए कि जनता उनके साथ थी, और उन्होंने नेपाल के जनता के लिए वो काम नहीं किया जो संविधान में उन्होंने मिल करके संविधान बनाया था। संविधान में अपेक्षाएं बढ़ाई थी, बढ़नी भी चाहिए। जब इतने चमकदार इतिहास के साथ वहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ, 2008 में राजतंत्र का समापन समारोह एक तरीके से हो गया, पंचायती व्यवस्था की जगह संसदीय प्रणाली अस्तित्व में आई, तो लोगों को जो न्याय है, जो इकोनॉमिक जस्टिस है, जो पॉलिटिकल जस्टिस है, जो सोशल जस्टिस है, वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार का बोलबाला, भाई भतीजावाद का बोलबाला होता रहा। इसीलिए पूरे पॉलिटिकल क्लास के ऊपर हमला हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फेल्योर उस पॉलिटिकल क्लास का है, जिससे काफी अपेक्षाएं थी। और दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या इस घटना के बाद से वहाँ राजशाही आएगी या हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिशा में भी कहते हैं कि प्रयत्नशील है, वही हिंसक भीड़ में शामिल थे। अभी अंतरिम सरकार के रूप में बात हो रही है कि पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए। पार्लियामेंट, संसद, सोचिए, यह प्रतीक है समावेशी जनतांत्रिक व्यवस्था की, जहां पर आई उसको जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, उसको जला दिया गया। इंडिपेंडेंस शायद जनता को लगता था उसका नहीं है उस तरीके से, जबकि किसी भी संविधान में सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, जुडिशरी का। नेताओं के घरों पर जो हमले हुए, होटल जलाए गए, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया गया। अब किसके होटल जलाए गए? क्या वे भ्रष्टाचार के वजह से बनाए गए थे, पैसे से बनाए गए थे? हम नहीं जानते। लेकिन बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स का
नुकसान हुआ, और यह केवल काठमांडू में ही नहीं हुआ, कहते हैं पोखरा में और अन्य जो उसके विराटनगर और बड़े जो शहर हैं वहाँ पर दूसरे दिन हिंसा फैली। तो क्या जनतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा है? मुझे लगता है कि नेपाल को सोचना होगा कि यदि जनतांत्रिक व्यवस्था जो इतनी लड़ाइयों के बाद, इतने संघर्षों के बाद, 1950 से संघर्ष शुरू हुआ था नेपाली कांग्रेस का, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादियों का ये संघर्ष शुरू हुआ था जनता के लिए, क्लास फेल कर गया। लीडरशिप को तो निश्चित तौर से वहां से हट जाना चाहिए, नई पीढ़ी को लीडरशिप आनी चाहिए, लेकिन ये जो जनतंत्र को खत्म करने की साजिश के रूप में जो हिंसा हुई, नेपाल की जनता को सोचना चाहिए। हम आप तो भारत में हैं, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं, केवल बाहर से कमेंट कर सकते हैं, निर्णय तो वहाँ की जनता को लेना होगा। लेकिन जनतांत्रिक व्यवस्था, जो समावेशी जनतांत्रिक व्यवस्था है, यदि खत्म हो जाएगी तो नेपाल की जनता को न्याय की जो भी आशा है, जिससे भारत के संविधान में भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस हमारे प्रेमूल का हिस्सा है, और संविधान के माध्यम से इसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। कितना हम प्राप्त किए नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन प्राप्त करना लक्ष्य है। वहाँ भी संविधान में, मैं नहीं जानता तीनों शब्द हैं कि नहीं, लेकिन जनता तो अपेक्षा करती है, ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार आई है, वो जनता के लिए काम करेगी, वो अपने चंद लोगों के लिए, रूलिंग क्लास के लोगों के लिए ही केवल काम नहीं करेगी। और ऐसा नहीं होगा कुछ लोग गरीबी में, भीषण गरीबी में जी रहे हो और कुछ लोग मौज कर रहे हो। इसलिए यह भी सवाल है कि जनतंत्र को खतरा तो नहीं है, और अगर खतरा होगा तो नेपाल पुनः अंध युग में चला जाएगा, जो पहले वो राजशाही के समय था। एक राजा कितना ज्यादा उत्तरदायी होगा जनता के प्रति, कितना उत्तरदायी होगा उस देश के प्रति या अपने राजमहल के प्रति, सोचने की बात होगी। नेपाल की जनता को सोचना होगा। ये दो सवाल पैदा होते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से। आइए मित्रों, आशा करें कि नेपाल में शांति बहाल हो, ऐसी अंतरिम सरकार बने जो जनतंत्र को बहाल करने की दिशा में काम करे, और जो असंतोष है लोगों के अंदर, उस असंतोष को दूर करे। इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।